साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों में ही प्रश्नों को पूछा जाता है। तो क्लास नंबर 1 हमारी रहेगी। टॉप 20 प्रश्नों को आज की क्लास में करेंगे। हम धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी के लिए ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1 प्रश्न संख्या, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध किस बोली का नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर अवधी। अवधी का जो संबंध है पूर्वी हिंदी से है, ना कि बिहारी हिंदी से। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आपको ध्यान रखना है। और तीनों के तीनों जो ये है मगही, भोजपुरी और मैथिली, तीनों के तीनों का संबंध जो है बिहारी हिंदी से है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत लेखक की पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा या दूहा मूलतः जो है ये एक प्रकार का छंद है, वो है अपभ्रंश भाषा का। अगर गाहा या गाथा की बात आए, गाथा या फिर गाहा शब्द आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये प्राकृत भाषा का छंद है। तो दोहा या दूहा जो है अपभ्रंश भाषा का। गाहा या गाथा की बात आए तो प्राकृत आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत का। दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है? वो होता है अपभ्रंश का। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख स्नेह अरूप है जाकी जाके कंचन माटी जाने। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस रचनाकार की है? ये भक्ति काल के अंतर्गत लिखी गई पंक्तियाँ है और किस कवि द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात सच्चा मनुष्य वह है जो दुख में दुख आने पर भी दुख नहीं मानता और उसे ना ही सुख और प्रेम से डर लगता है, ना ही उसको जो है डर सताता है, ना ही वो उसे प्रेम में जो है सुख की अनुभूति होती है। जो सोने को भी जो है मिट्टी की तरह देखता है, जो वह मनुष्य जो इस प्रकार से जो ये पंक्तियाँ लिखी है, ये लिखी है गुरु नानक जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में गुरु नानक जी का जन्म भी पूछ लिया जाता है। तो 1469 में तालवंडी में इनका जन्म हुआ। तालवंडी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में जन्म पूछ लिया जाता है गुरु नानक जी का। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? कौन सी पंक्तियाँ देख लेते हैं हम। क्या कहा मैं खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों में समोए हुए हूँ। जो ये पंक्तियाँ हैं ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, एक सेकंड भाई, निराला जी की ये पंक्तियाँ हैं। थोड़ा भाई कन्फ्यूजन हो गया था। तो निराला जी की ही पंक्तियाँ है ये कि क्या कहा मैं खंडन करता हूँ, ठीक है मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह में समोए हुए हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में शामिल है, 4 सतमों में शामिल है निराला जी। इनकी प्रमुख रचना भी है निराला जी की, जो कि स्रोत स्मृति है, जो कि एक शोक गीत कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? तो आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जो ये पंक्तियाँ हैं ये जो है त्रिलोचन द्वारा लिखी गई है। त्रिलोचन जो है प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवियों में शामिल है। प्रगतिशील काव्यधारा के अंतर्गत त्रियी की बात करें, 3 कवि प्रमुख है जिसे त्रियी कहा जाता है। उनमें जो एक का नाम आता है त्रिलोचन और एक कवि है जो नागार्जुन
एक कवि नागार्जुन और एक कवि है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। इस प्रकार से जो है प्रगतिशील काव्य धारा के ये 3 प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये पंक्ति जो है त्रिलोचन जी की है, इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किस उपन्यास को माना गया है इनमें से? तो मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आंवा या चाक, इनमें से किस जो उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। और जो ये मित्रों मरजानी उपन्यास है वो है कृष्णा सोबती जी का। कृष्णा सोबती, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार जो इस रचना का जो है राइटर भी पूछ लिया जाता है। तो जिस रचना के संबंध में मुख्य बातें हैं वो आपको उनके लेखक के साथ ही याद कर लेनी है कि ये किसका है। उसके बाद जो है कठगुलाब, कठगुलाब जो है मृदुला गर्ग का। मृदुला गर्ग एक लेखिका हुई है, तो मृदुला गर्ग का है ये कठगुलाब। आंवा की बात करें, आंवा तो प्रसिद्ध उपन्यास रहा है चित्रा मुर्दगल का। चित्रा मुर्दगल। इस प्रकार से ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है भाई, आपका साथ रहा तो धीरे धीरे सारी सुविधाएं हो जाएंगी। तो वीडियो आपको पसंद आती है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि आपके साथ से ही जो मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का जो है मोटिवेशन मिलेगा। और मैं धीरे धीरे जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको इसी तरह 20-20 प्रश्नों की सीरीज़ से या फिर प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ाते हुए हम जो है सभी प्रश्नों को करेंगे। देख लेते हैं। और मंडे से फ्राइडे तक क्लास रहेगी, ये भी सैटरडे और संडे को नहीं आएगी क्योंकि कंटेंट बनाने में भी थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। इसलिए जो है धीरे धीरे अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे और उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। तो आंवा के उपन्यास की बात करें तो आंवा उपन्यास है चित्रा मुर्दगल का, ये हमने पढ़ लिया था। कठगुलाब जो है वो है मृदुला गर्ग का, और जो मित्रों मरजानी उपन्यास है वो है कृष्णा सोबती का। और चाक उपन्यास है, चाक उपन्यास किनका है? वो है मैत्रेयी पुष्पा, एक लेखिका रही है मैत्रेयी पुष्पा, इनका उपन्यास है चाक। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको हम बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 8। निम्नलिखित में से 2 समांतर कथा पर प्रसंगों पर चलने वाला से शंकर शेष का नाटक कौन सा है? 2 समांतर कथा प्रसंगों पर, यानी कि एक प्राचीन कथा ली गई है और एक जो है आधुनिक कथा को उठाया गया है। तो 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला जो शंकर शेष जी का नाटक है वो है एक और द्रोणाचार्य, जिसमें आधुनिकता और जो प्राचीनता का बिल्कुल समन्वय के साथ उसमें नाटक में प्रस्तुत किया है। देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा, ठेस कहानी के लेखक कौन है? एक इसी से मिलती जुलती रचना है जो बार बार मेरे मुंह से निकल रही थी, वो है ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। और ये है ठेस कहानी। ये ठेस कहानी जी के रचनाकार कौन है, ठेस कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है ठेस, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 10। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप है भैया, प्रसाद नहीं है, प्रताप, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु मंडल के कवियों में शामिल है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन भी, और बालकृष्ण भट्ट जी भी, ये तीनों के तीनों जो कवि रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों लेखक जो है ये भारतेंदु मंडल के कवियों में शामिल है। लेकिन
जो है राजा लक्ष्मण सिंह जो है भारतीय हिंदू मंडल में शामिल नहीं है। राजा लक्ष्मण की बात करें तो इनका कई बार नाटक पूछ लिया जाता है। शकुंतला नाटक किनका है, किसके द्वारा लिखा गया, तो शकुंतला नाटक के रचयिता राजा लक्ष्मण सिंह रहे हैं। एक इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी जिनका नाम है प्रजा हितैषी, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रजा हितैषी के इन्होंने निकाली राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी 11, रस कलश किसकी रचना है, तो रस कलश जो रचना है वो किस लेखक की है, ये आपको बताना है। इस श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया शुक्ल स्नेही या मैथिली शरण गुप्त। इनमें से रस कलश जो रचनाकार रहे हैं वो रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख रचना रही है रस कलश, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी रचना जयसी जी की नहीं है, तो जयसी जी की कौन सी रचना नहीं है, सूफी कवि जयसी जी से संबंधित कौन सी रचना नहीं है। इनमें से चित्रलेख रेखा भी जयसी जी की रचना है, अखरावट भी है, कहरनामा भी है, लेकिन छिताई वार्ता जो है एक कवि हुए हैं नारायण दास, इनकी रचना है छिताई वार्ता। इस प्रकार आपको हर एक प्रश्नों को, हर एक रचनाओं को ध्यान से समझना है और बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। हम उन्हीं रचनाओं को, उन्हीं प्रश्नों को लेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 13, गाथा या गाहा कहने से लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हमने अपभ्रंश भाषा के संबंध में पढ़ा था। तो दोहा या दूहा कहने से बोध होता है अपभ्रंश का, लेकिन गाथा या गाहा कहने से बोध होता है प्राकृत का। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। पढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बरवे रामायण में कितने बरवे हैं, तो बरवे जो रामायण है उसमें कितने बरवे दिए गए हैं, तो बरवे रामायण जो रचना है वो है रहीम की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है 69 बरवे शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की, तो शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ये थोड़ा भाई टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ और ऑप्शन में आएगा इसकी जगह। तो उकील बिंदुओं से जो है चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, उसने कहा था कहानी किस वर्ष पर जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई या छपी। उसने कहा था जो ये कहानी है ये किसकी है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है उसने कहा था। और किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी है, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1915 में। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है एक प्रसिद्ध कहानी है, ये फ्लैशबैक्स पर जो आधारित कहानी रही है। और एक का जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रहे हैं उन्होंने मुख्यतः 3 कहानियाँ लिखी हैं, तीनों ही कहानी उनकी प्रसिद्ध रही है, सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है उसने कहा था। एक कहानी है उनकी बुद्धू का कांटा और एक कहानी है वो है सुखमय जीवन। इस प्रकार से जो है चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई 3 कहानियों आपको याद रख लेनी है, क्या पता परीक्षा में कौन सी पूछ ली जाए। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17, लोकोक्तियाँ या मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है। लोकोक्तियाँ या मुहावरों का जो सटीक प्रयोग है किस कथाकार की भाषा में आपको देखने को मिलता है। इनमें से ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वृंदावन लाल वर्मा या प्रेमचंद जी के या यशपाल या भगवती चरण वर्मा, तीनों के तीनों प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं। तो इनमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्रेमचंद जी की रचनाओं में जो है कथाओं में कहानियों में लोकोक्तियाँ व मुहावरों का सटीक प्रयोग मिलता है। और प्रेमचंद ने लगभग जो है 300 कहानियों की रचना की है, कई बार इसकी संख्या भी पूछ लेते हैं। प्रेमचंद ने कितनी कहानियों की रचना की है, तो लगभग 300 के लगभग कहानियों की रचना की है। बढ़ते हैं आगे।
अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में दिया गया है। तो प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण जो है राजा निर्मंशिया, टूटना, अपरिचित, इनमें से किस कहानी में दिया गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजा निर्मंशिया जो है कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध कहानी है जिसमें प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण दिखाया है। और टूटना जो है ये राजा निर्मंशिया है कमलेश्वर जी की, और टूटना जो है राजेंद्र यादव की, राजेंद्र यादव, ये आपको ध्यान रखना है। और अपरिचित जो कहानी है वो है मोहन राकेश की, मोहन राकेश। ये सभी कहानियों के नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रमुख रचनाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो है इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 19। कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक है। कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी जो है प्रेमचंद जी के बहुत नज़दीक रहे है। यह कथन किस आलोचक का है ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भगवत स्वरूप मिश्र जी द्वारा कहा गया है कि कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत ही नज़दीक रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यशपाल जी की कहानियों में भी जो है प्रेमचंद जी की परछाई दिखाई देती है, तो इनके बहुत ही नज़दीक रही है। ये बात कही है भगवत स्वरूप मिश्र जी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इस प्रकार से बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, तो प्रश्न संख्या हमारी 20 प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। तो कमलेश्वर जो है सारिका पत्रिका के संपादक माने गए हैं। और माने क्या गए हैं, कमलेश्वर जी जो है सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं। माने, ये थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा गलत बोल दिया भाई मैंने, माफ़ी चाहूँगी। तो इस प्रकार से हमने लगभग टॉप 20 प्रश्नों को आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। टॉप 20 प्रश्नों को इसी तरह इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ा लेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको जो है हम बार बार रिवाइज करते हुए तथ्यों को जो है समझते हुए करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके साथ की बहुत ही ज़रूरत है। चैनल को प्लीज़ एक बार फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना अधिक से अधिक, ताकि जो है सभी को इस इम्पोर्टेंट टॉप 20 प्रश्नों की जो हिंदी साहित्य संबंधी हम कर रहे हैं तो सभी को फ़ायदा मिले। कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से आपको जो है मदद दिलाएगी, तो लाइक भी ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह मैं हर रोज़ आपके लिए एक हिंदी साहित्य के प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर के आती रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।